नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे। भगवंत मान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अमृतपाल के विषय को लेकर। सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दिलवाने की बातें कर रही है। तो हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, हमारे लिए प्राथमिकता लैपटॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्राथमिकता कोई गैर सामाजिक हथियार नहीं है। तो मैं 3 करोड़ पंजाबियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान बहुत साथ दिया। पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना या कोई पत्थर या कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई। इससे मेरा भी हौसला बढ़ा है कि लोग जो हैं वो शांति चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। तो पंजाबियों ने उसका मुंह तोड़मा जवाब दिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूं। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे। तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशभक्त और ईमानदार पार्टी है। पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो दे, तो मैं एक बार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आश्वासन दिलवाता हूं कि मेरा खून का कतरा कतरा, मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है। ये कहना कि आइए हम ये करेंगे, हम ये गैर कानूनी काम करेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, बहुत आसान है। मुझे बहुत लोगों के फोन आए, बहुत पेरेंट्स के फोन आए, माता पिता के फोन आए कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाब में अमन और शांति रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में ना पड़ जाएं। जबकि सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ऑफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दिलवाने की बातें कर रही है। तो हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, हमारे लिए प्राथमिकता लैपटॉप और कंप्यूटर हैं, हमारे लिए प्राथमिकता कोई गैर सामाजिक हथियार नहीं है। तो मैं 3 करोड़ पंजाबियों का वो आपकी सुरक्षा का दायित्व उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी, बुजुर्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए नए जो है मौके वो पंजाब में पैदा होंगे और पंजाब नंबर 1 सूबा बनेगा और देश हमारा, अगर पंजाब नंबर 1 सूबा बनेगा। जिन्होंने कहा कि हम कट्टर देशभक्त पार्टी हैं, ईमानदार होने के साथ साथ कट्टर देशभक्त पार्टी हैं और पंजाब की शांति से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कोई भी पंजाब की शांति को भंग नहीं कर सकता है, पंजाब से खिलवाड़ होने नहीं दे सकता है। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। कमलजीत, बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि कोई भी देश विरोधी ताकत को पनपने नहीं दिया जाएगा, जो शांति भंग करने की कोशिश करेगा कार्रवाई होगी। शुक्रिया भी कहा पंजाबियों का जिन्होंने एक कंकड़ तक नहीं उठाया इस पूरे ऑपरेशन के दौरान। भगवंत मान के इस पोस्ट ऑपरेशन स्पीच को कैसे आप समझ रही हैं, कैसे इसका एनालिसिस कर रही हैं? देखिए, काफी आलोचना अब तक हुई है कि भगवंत मान ने पहले क्यों नहीं किया, लेकिन अब जबकि यहाँ पर फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं, लगातार दबिश बनाई जा रही है और यहाँ पे सामने नजर आ रहा है कि ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और पंजाब पुलिस का। तो एक पूरी सोची समझी एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, लेकिन अमृतपाल अभी भी फरार है। भगवंत मान का बोलना बहुत अहम था, शायद पहले भी बोल सकते थे, लेकिन संकेत साफ है, चाहे वो कम्युनल हार्मनी हो, चाहे पीस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी बहुत अहम चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन है, जैसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, RAF है, BSF है, अलग अलग जगह टुकड़ियां लगाई गई हैं। तो यानी एक काफी थॉट प्रोसेस लगाया गया है कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, और हमें पुलिस फोर्स बता रही है कि पहले 2 दिन एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे, क्योंकि किसी तरह की भी रिएक्शन हो सकती थी, लेकिन पंजाब शांतिपूर्ण रहा है।
यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने रेजिस्टेंस देखा है, वहाँ पे थोड़ा एक्शन किया गया है, लेकिन ज्यादातर वो देख रहे हैं कि पंजाब शांत है। ठीक है और कमलजीत, इसी आप वजह से बने रहिए हमारे साथ। restrictions हटाए भी गए। जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं और उनके पास भी हम चलेंगे। तो पंजाब की शांति से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये भगवंत मान ने कहा है। देश के खिलाफ काम करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ललित मेरे सहयोगी जालंधर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ललित, भगवंत मान का ये स्टेटमेंट पोस्ट ऑपरेशन के बाद, हालांकि अमृतपाल कहा है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, या कहें किसको लेकर अटकलों का बाजार जो है वो अलग अलग बयानों को लेकर गर्म है, लेकिन इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या इस ऑपरेशन को सफल माना जाए, उसके बाद भगवंत मान का यह बयान, और अगर अमृतपाल नहीं मिला तो फिर सफल कैसे माना जाए? बहुत सारे सवालों के बीच भगवंत मान के ये जो बयान है इसे कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल शुभांकर, क्योंकि चौथा दिन है आज और अभी तक जो वारिस पंजाब के प्रमुख है अमृतपाल अभी भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन 4 दिन के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का मीडिया को संबोधन है। उन्होंने अपनी एक स्पीच है वो मीडिया में रिलीज की है, और खास तौर पर अगर इसकी स्पीच की मोटा मोटी हम समझे तो सीधे तौर पर भगवंत मान का कहना है कि पंजाब में जो पीस यानी शांति और भाईचारा है वो पूरी तरह से कायम है, क्योंकि जिस तरह से ये ऑपरेशन किया गया है तो पंजाब में कहीं भी कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं इस तरह से जिस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था कायम रखी है तो उनके जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं है इससे मजबूत हुए हैं। और साफ तौर पर उन्होंने अपने बयान में कहा है कि बहुत से माँ बाप के भगवंत मान को फोन आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी एक्शन आप लेते हैं, तमाम जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनका साथ भगवंत मान के साथ है, क्योंकि सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि गलत रास्ते पे चलने के लिए प्रोवोक किया जा रहा है, लेकिन खुद जब अपनी बारी आती है तो अपने बच्चों को नहीं भेजा जा रहा। तो सीधे तौर पर भगवंत मान का कहना है कि पंजाब में पूरी तरह से शांति है और खास तौर पर पूरी तरह से भाईचारा है। लेकिन सीधे तौर पर जिस तरह से आपने सवाल किया कि क्या इस ऑपरेशन को सफल माना जाए, तो जो ऑपोजिशन है वो लगातार सवाल खड़े कर रहा था, क्योंकि अमृतपाल जिस तरह से अजनाला का ये पूरा एपिसोड हुआ था, विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा था, और उसके बाद जिस तरह से ये एक्शन लिया गया है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं विपक्ष और जो बाकी लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनके ऊपर जरूर एक बड़ा करारा जवाब है। लेकिन अमृतपाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, और खास तौर पर अगर हम पंजाब पुलिस की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो इस तरह से अंदाजा लग रहा है कि जल्द अमृतपाल भी उनकी गिरफ्त में होगा, क्योंकि पिछले 4 दिनों की बात करें तो 134 जो अमृतपाल के समर्थक और सपोर्टर्स हैं उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से वेपन्स है वो रिकवर किए हैं, और 5 जो साथी है उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जैसे ही अमृतपाल की गिरफ्तारी होती है उसके बाद अमृतपाल के ऊपर भी एनएसए लगने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना कहीं है कानून अपने हिसाब से, ठीक है, और जिस तरह आपने ये अहम बात कही, कानून अपना काम कर रहा है और यही संदेश मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं। लेकिन वहां के एससीपी की तरफ से क्या बयान निकलकर सामने आया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, आपको वो सुनवाते हैं। किस तरह का रिस्पांस है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि खालिस्तान आइडियोलॉग है, बड़ा रिस्पांस होगा, लेकिन एक पत्थर भी नहीं चला। देखो, जैसे आप देख रहे हो, आप अभी हम बाजार में ही खड़े हैं, ये मतलब जलंधर का मेन बाजार है, तो देखो लोगों की चहल पहल कितनी है और लोग कितने ही मतलब बिल्कुल सिक्योर फील करके घूम रहे हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आप बोल रहे हो। लेकिन आप यहाँ पर हैं, हमने देखा कि किस तरह से जैसे नॉर्मल लेवल पे चलता है, कोई दुकान वुकान बंद नहीं हुई है, वो अब तो इंटरनेट भी जारी हो जाएगा, तो किस तरह से आप ये देख रहे हैं कि लोकल लोगों का रिस्पांस रहा है? देखो, जो लोकल लोग हैं उनके मन में तो कोई भी ऐसा खौफ नहीं है। वो हमारा एक ऑपरेशन है जो अमृतपाल वाला अलग से चल रहा है, उसको हमने पकड़ना है, हमारी पुलिस जी जान से काम कर रही है। मगर वो जो आप बोल रहे हो कि वो खालिस्तान वाला जो वो है, वो यहाँ पे लोगों के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अमृतपाल के विषय पर शुरुआत हमने आज ब्रेकिंग न्यूज की, लेकिन अब बात करते हैं उस बवाल की जो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, दूसरी तरफ
तमाम विपक्षी दल अडानी पर जेपीसी बनाने और संसद में चर्चा करने की मांग कर रहे हैं और इस वजह से लगातार 7वें दिन लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई में शोर शराबा है। संसद की कार्यवाही आज भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई और रणनीति तैयार हुई। इसके बाद संसद की बालकनी पर तमाम विपक्षी दल के सांसदों ने जेपीसी की मांग करते हुए नारे लगाए और प्ले कार्ड भी लहराए। संसद भवन की बालकनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से प्ले कार्ड लहराए गए हैं। विरोध जो है वो जताया गया है। वी वॉन्ट जेपीसी के नारे के साथ यहाँ पे विपक्ष ने आज अलग तरीके से विरोध किया। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन विपक्षी नेता यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, कुछ इस तरह से अपना हाथ ऊपर करते हुए। यहाँ पे तमाम डीएमके से लेके लेफ्ट पार्टी और एसपी से लेके तमाम नेता हैं। यहाँ शिवसेना के नेता नजर आ रहे हैं, उधर मानकरम टेगौर और यहाँ पे मनीष तिवारी आप देखिए साथ नजर आ जाएंगे। इस तरफ प्रमोद तिवारी और तमाम नेता हैं, उस तरफ आपको अधीर रंजन चौधरी नजर आ जाएंगे। कुल मिला के ये एसबीआई की जो ब्रांच है वहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट विपक्ष पार्लियामेंट में कर रहा है और एक तरीके से तरह विपक्ष की कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से लगातार रोज जो है इस तरह से हल्ला बोला जाए। सुर्खियां भी हंगामे की बन रही हैं और संसद में गांधी प्रतिमा से लेके संसद के परिसर के भीतर तक विरोध ही विरोध नजर आ रहा है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक पिक्चर आई थी फिर तेरी कहानी याद आई। संसद भवन की कहानी जब हम देख रहे हैं तो हर रोज हमें यही पिक्चर याद आती है, फिर तेरी कहानी याद है। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक सेम पैटर्न है। संसद शुरू होती है 2 बजे तक के लिए स्थगित, फिर शुरू होती है और उसके बाद फिर अगले दिन तक के लिए स्थगित। ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं चाहते हैं कि संसद चले। बिल्कुल शुभांकर, और ये तेरी कहानी फिर याद आई। 2011 में कुछ इसी तरीके का मंजर था जब 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जो आज सत्ता दल में है वो हंगामा किया करते थे और जेपीसी की मांग करते थे और ये पूरा का पूरा सत्र जो है संसद का वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था और दूसरा सत्र भी आधे से ज्यादा हंगामे की भेंट चढ़ गया था। उसके बाद जेपीसी बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, वो भी सदन को नहीं चलने देना चाहते। दूसरी तरफ जो है पूरा विपक्ष ये चाहता है कि जेपीसी बन जाए। अडानी को लेकर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसको लेकर तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसकी पहल जरूर की जा रही है। आज लोकसभा स्पीकर की तरफ से 1 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें ये कोशिश की जाएगी कि कहीं किसी तरीके से जो है गतिरोध जो बना हुआ है वो टूट जाए, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि कोई भी दल पीछे नहीं हटना चाहता है। सत्ता दल ये कहता है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो सदन को चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्होंने विदेश में जाकर जो है भारत का अपमान किया है, भारत विरोधी बातें कही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ये चाहता है कि जेपीसी बना दीजिए, जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सत्ता पक्ष ये कहता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनी हुई है, तो फिर जेपीसी किस लिए। यही कारण है कि अब मुझे लगता नहीं है कि अगले 2-4 दिन में किसी तरीके से जो है वो हल निकल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है, कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और ये कहा था कि कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए। उसी क्रम में ठीक है हिमांशु, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जनता ये सब देख के सोच रही है कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि हमारे पैसे संसद चलती है, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं और उसके बाद हर रोज हंगामे की भेंट चढ़ रही है। खैर, राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला जो है वो लगातार जारी है और आज मोर्चा संभाला संबित पात्रा ने राहुल गांधी को आज के दौर का मीर जाफर बताकर माफी की मांग की है। Would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है
वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी। अब बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा को आपने सुना, जो कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि माफी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। ये नहीं चलेगा शहजादा, ये नहीं चलेगा। आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। तो ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, बार बार वो पूछते रहेंगे, हम उसको नकारते रहेंगे, उसमें कोई माने नहीं है। ये होना बोल के इशू को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। मैं जो किसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना, ये एक मजाक है। विदेश की भूमि में जाकर मीर जाफर के काम करने वाले शहजादे राहुल गांधी जी से वी डोंट रिक्वेस्ट, नॉट एज बीजेपी, बट हिंदुस्तान के एक साधारण जनता के रूप में ये आदेश देते हैं, ये डिमांड करते हैं कि यू हैव टू अपोलोजाइज। आपको माफी मांगना ही चाहिए और मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को अपमानित किया है, हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया है, और यह अधिकार आपको हिंदुस्तान की जनता ने नहीं दिया है। क्षमा अगर किसी को मांगना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मांगना पड़ेगा, क्योंकि विदेश की जमीन पे अगर हिंदुस्तान को कोई प्रधानमंत्री, ऐसा कोई प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में जो छोटा किया, नीच किया, अपमान किया, कलंकित किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। किसने विदेश मुल्क पे जाकर देश को छोटा किए हैं, देश को शर्मिंदगी किए हैं, इस विषय पे क्यों ना चर्चा हो सदन के अंदर, वो भी हम मंजूर है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी बवाल मचा हुआ है। हालांकि ये दिल्ली का बवाल जो है ये अब आम आदमी पार्टी की हम बात करें, बीजेपी कांग्रेस की नहीं। दिल्ली के बजट को लेकर लगातार बवाल जो है वो जारी है, और इस पर थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश होना था, लेकिन बजट पेश नहीं हो पाया। दिल्ली सरकार का यह आरोप है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट में अड़ंगा लगा दिया। केंद्र ने दिल्ली के बजट प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी है, और इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने लिखा कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार से विज्ञापन पर खर्च करने को लेकर सवाल पूछे हैं, लेकिन इसका जवाब केजरीवाल सरकार ने अब तक नहीं दिया है। इधर बीजेपी ने पूछा कि खर्चा की फाइल कहां है, तो आपका कहना है कि मंत्री बजट पेश करने के लिए जरूर खड़े होंगे। तो अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और आज दिल्ली सरकार बजट नहीं पेश कर पाई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है खर्चे का हिसाब किताब, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी से अनुमति नहीं मिली है बजट पेश करने की। मुझे याद नहीं पड़ता, हो सकता है आप पत्रकारों को अगर याद पड़े तो आप बताइएगा, कि हिंदुस्तान के 75 साल के प्रजातांत्रिक इतिहास में, या शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी हुआ हो कि किसी राज्य सरकार का बजट निर्धारित दिन पे आना हो, वित्त मंत्री तैयार हो, राज्य सरकार तैयार हो, बजट बन के तैयार हो, और उस देश की केंद्र सरकार उस राज्य के बजट को रोक दे।
ये तो इतनी शर्मनाक बात है कि हमारे लिए पूरी दुनिया में हम अपने इस प्रजातंत्र का मजाक उड़वा रहे हैं। देखिए, ये कानून है कि एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जीएनसीटी, जो भी बजट बनाती है वो एलजी को भेजती है उनके अप्रूवल के लिए। तो इसी माह अर्थात मार्च माह के 9 तारीख को एक अप्रूवल के लिए चिट्ठी दिल्ली सरकार द्वारा एलजी महोदय को भेजा गया कि आप इस बजट को अप्रूव करिए, ये बजट है दिल्ली सरकार का और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। 9 तारीख को उसको देखने के बाद तुरंत एलजी साहब ने उसमें 3-4 ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एलजी साहब का ये कानूनन अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो ऑब्जर्वेशंस होता है। तो लगभग 3 या 4 ऐसे ऑब्जर्वेशंस एलजी साहब ने उस पे लिखे। वित्त सचिव कहां है इस दिल्ली के? दिल्ली का बजट पेश नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने कहा रोक दिया। वित्त सचिव, मुख्य सचिव घर बैठे हैं, छुपा के बैठे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा कि आप एक राज्य के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं? और ये तो साफ है, इसके अंदर तो कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, कोई जानकारी की जरूरत नहीं, तो साफ है। केंद्र सरकार ना मुख्य सचिव को निकालेगी ना वित्त सचिव को निकालेगी। मैं जानना चाहता हूं एलजी साहब से, शाम तक निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। और उसका कारण यह है कि यह षड्यंत्र केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का बजट आए। आज दिल्ली का बजट आना था और बजट को पूर्ण करने की एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा ही नहीं किया उन्होंने। बजट बनाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखना होता है, बजट बनाना पड़ता है। तो वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगे हैं। आज देखिए, केजरीवाल जी के पास बजट रेडी नहीं है, उन्होंने उस पर काम नहीं किया और अब वो दोष दूसरों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही चिंता की बात है और दिल्ली सही हाथों में नहीं है। फिर भी हम इंतजार करेंगे कि बजट जल्दी बनाए और लोगों के सामने लाए।